अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल द लाइफ ऑफ लिटरेचर। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब भी आप इंग्लिश लिटरेचर को स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि इस इंग्लिश लिटरेचर का बैकग्राउंड क्या है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, कौन कौन से ऑथर्स जो थे वो इसके फेमस ऑथर्स थे, कौन कौन से टाइम पीरियड्स थे उनके, और किस किस एज में कौन कौन सी मूवमेंट्स चली हैं और उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स थी, और कहाँ से लेकर कहाँ तक सारा टाइम पीरियड इंग्लिश लिटरेचर कब से स्टार्ट हुआ है, कब से इसका टाइम चल रहा है, और टाइम के साथ साथ कौन कौन से ऑथर्स इसके अंदर जो इंक्लूड होते हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उनकी क्या इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस वीडियो को शॉर्ट कर दूँ, कंसाइज कर दूँ आपके लिए, ताकि वीडियो देखना आपके लिए बहुत ईजी हो जाए और सारे टर्म्स आपके समझ में आ जाए। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में सबसे पहले एंग्लो सैक्सन्स की बात की जाती है, जिनमें ज्यूट्स, सैक्सन्स और एंगल्स, ये तीन तरह के लोग 549 से 47 तक कैंट नाम की जगह पे वहाँ पे आके सेटल हो गए ब्रिटेन में, और यहाँ से ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर स्टार्ट हुआ। उसके बाद सेंट ऑगस्टाइन आया और उसने क्रिश्चियनिटी को प्रीच किया 597 एडी में। फेमस ऑथर्स में कैडमन और साइनवुल्फ का बहुत ही बड़ा नाम है, बहुत फेमस पोइट्स थे ये उस टाइम के। इसके अलावा बेड जो है ये भी बहुत बड़ा नाम है, ये बहुत बड़ा हिस्टोरियन था, इसे फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री भी बोला जाता है। इसके बाद इसका फेमस वर्क जो था वो एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल था। एल्फ्रेड द ग्रेट, ये भी एक बहुत बड़ा नाम है, एक प्रोज राइटर था। ये फर्स्ट पर्सन था जिसने लेटर वर्क्स को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवा के दोबारा से इंग्लिश लैंग्वेज को जो है वो डेवलप किया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैक्सन्स में सबसे पहले तो ओरल लिटरेचर की बात आती है। ओरल लिटरेचर क्या था कि मतलब लोग ज़ुबानी एक दूसरे को सुनी सुनाई पोएम्स जो थे वो सुनाते थे। कोई लिखने का ट्रेडिशन उस वक्त नहीं था कि किसी भी वर्क को, लिटरेरी वर्क को लिख कर सेव कर लिया जाए, तो वो मतलब ओरल लिटरेचर का ट्रेडिशन था उस टाइम पे। उसके अलावा पोइट्री जो उस टाइम पे लिखी जाती थी उसमें रेपिटेशन की एलिमेंट्स यूज़ किए जाते थे, एलिट्रेशन, क्योरा और 4 बीट राइम, मतलब इस तरह के एलिमेंट्स जो थे वो पोइट्री में यूज़ होते थे। और फेमस वर्क्स जो थे उसमें विर्ट्स और ब्यूवुल्फ, ये दो फेमस वर्क्स थे इस टाइम के, और इन्होंने ब्रिटेन को 7 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया। किन्होंने? सैक्सन्स ने। इन 7 किंगडम्स में सबसे फेमस जो किंगडम था वो नॉर्थ अम्ब्रिया था, जो बहुत ही पावरफुल किंगडम था, और इस एंग्लो सैक्सन टाइम पीरियड के दौरान उनका जो किंग था वो हैरल्ड गॉडविंसन था। अब क्या हुआ कि नॉर्मन्स जो थे इन्होंने ब्रिटेन के ऊपर अटैक कर दिया। ब्रिटेन पे अटैक करने से पहले इन्होंने फ्रांस पे भी अटैक किया, फिर वहाँ पे इन्होंने वहाँ की लैंग्वेज भी एक्वायर कर ली, और यहाँ इनका जो नॉर्मन्स का किंग था वो था विलियम द कॉन्करर। इसने 1066 में ब्रिटेन को जो है वो कंकर कर लिया था, और इस तरह फ्रेंच लैंग्वेज जो थी वो ब्रिटेन की ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई। उसके बाद मिडल इंग्लिश का टाइम आता है, जिसमें क्या हुआ कि जैसे मैंने बताया कि फ्रेंच लैंग्वेज जो थी वो ऑफिशियल लैंग्वेज बन चुकी थी, तो जो रूलिंग क्लास थी इस तरह से वो एंग्लो नॉर्मन बन गए, मतलब कि वो दो लैंग्वेजेस बोलते थे, एक तो इंग्लिश और दूसरी फ्रेंच। फ्रेंच वो लैंग्वेज जो वो अपने साथ लेकर आए नॉर्मन फ्रांस से। उसके बाद 12th सेंचुरी के एंड में क्या हुआ कि लायमन, जिसने एक अपना वर्क लिखा ब्रूट, ब्रूट नाम से उसने एक वर्क लिखा जो कि एक पोइम्स के बारे में था, हिस्ट्री के ऊपर लिखी गई थी ये पोइम, और ये इंग्लिश लैंग्वेज में थी। तो इससे क्या हुआ कि एक बहुत ही टाइम के बाद इंग्लिश लैंग्वेज ने दोबारा से एक प्रोमिनेंट लैंग्वेज बन गई, जो कि मिडल इंग्लिश थी, क्योंकि पहले तो वो इंग्लिश बिल्कुल भूल ही गए थे, लोग फ्रेंच बोलने लग गए थे। उसके बाद मिडल इंग्लिश के ही टाइम पीरियड में क्या हुआ कि बाइबल की ट्रांसलेशंस होना शुरू हो गई, और विक्लिफ जो था ये एक बहुत बड़ा ऑथर था उस टाइम पे, और इसने भी ट्रांसलेशंस करवाई। दूसरी बात ये कि विक्लिफ जो था इसको एक की फिगर माना जाता था कि जिसने इंग्लिश लैंग्वेज को दोबारा से एज ए लिटरेरी लैंग्वेज इस्टेब्लिश किया। पहले तो लोग फ्रेंच वगैरह में अगर जो वर्क भी लिखना शुरू हो गए थे वो भी फ्रेंच में लिखा जा रहा था, या आप ये कह सकते हैं कि वो ओरल जो लिटरेचर जो होता था वो सुनाया जाता था, और इतना ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज डेवलप नहीं थी। और एक और मेन काम जो किया वो विक्लिफ ने लॉलर्ड मूवमेंट स्टार्ट की। अच्छा, अब ये लॉलर्ड मूवमेंट क्या थी? ये जो लॉलर्ड्स थे ये एक्चुअली कुछ क्रिटिक्स थे कैथोलिक चर्च के। अब इसमें क्या किया जाता था कि वो लोग जो कैथोलिक चर्च था ये लोगों को गाइड करता था, चाहे वो रॉन्ग भी गाइड कर सकता था, राइट भी गाइड कर सकता था। क्योंकि जब मैंने बताया कि बाइबल की ट्रांसलेशंस होना शुरू हो गई थी और लोगों ने अपनी मर्ज़ी से उसमें तब्दीलियाँ करके उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना लिया और उसमें लोगों को गलत या सही गाइड करना शुरू कर दिया।
तो ये लोग उसके अगेंस्ट थे। उसके बाद एडवर्ड थर्ड जो था वो इंग्लैंड का किंग बना। 1327 से लेकर 1377 तक एडवर्ड थर्ड का जो था वो टाइम पीरियड रहा। इसी मिडिल इंग्लिश के टाइम में फेमस पोइट्स जो थे इस टाइम के, उसमें जॉन बार्बर और विलियम लैंगलैंड, ये दो फेमस पोइट्स थे। उसके बाद 100 ईयर्स वार शुरू हो गई फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान फ्रेंच क्राउन को लेकर, और फ्रांस ने जो है वो ये जंग जो थी वो जीत ली। जॉफ्री चौसर का नाम आता है, जो कि इस टाइम पे बहुत ही बड़ा ऑथर था, आज तक माना जाता है अभी भी कि ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का राइटर था। और इसके जो फेमस वर्क्स थे उसमें कैंटरबरी टेल्स, द बुक ऑफ डचेस, ये दो इसके बहुत ही बड़े और फेमस वर्क्स थे। और फिर चौसर जो था वो 1400 में इसकी डेथ हो गई। और ऐसा कहा जाता है कि चौसर की डेथ के बाद जो एज थी उसको बैरन लैंड कहा जा रहा था, क्योंकि कोई भी ऐसा ग्रेट ऑथर जो था वो नहीं था जो अपनी क्रिएशन करे, सिर्फ चौसर के वर्क्स जो थे वो कॉपी हो रहे थे। उसके बाद क्या होता है कि विलियम कैक्सटन जो था 1476 में इसने चौसर के वर्क्स को प्रिंट करवाया, लेकिन उसमें कुछ मिस्टेक्स थी। फिर यहाँ से क्या होता है कि कैक्सटन ने अपना प्रिंटिंग प्रेस जो है वो भी इंट्रोड्यूस करवा दिया 1476 में। पहले इतना ज़्यादा प्रिंटिंग पे काम नहीं हो रहा था, ना बुक्स को इतना ज़्यादा प्रिंट किया जा रहा था, तो अब से जो है वो प्रिंट होने लगी। अब वार ऑफ रोजेस स्टार्ट हो गई 55 के अंदर। 1455 में वार ऑफ रोजेस, ये दो बड़ी पार्टीज़ के दरमियान जो उस टाइम की चल रही थी, उनमें एक यॉर्क पार्टी थी बहुत बड़ी और दूसरी थी लैंकास्टर्स। यॉर्क पार्टी थी जो उस टाइम पे रूल कर रही थी, इनका जो किंग था डेविड, उसकी डेथ के बाद इन्होंने एडवर्ड को जो है वो किंग बना दिया, और ये बात लैंकास्टर्स को बिल्कुल ठीक नहीं लगी। तो इस तरह के दरमियान जो है वो वार स्टार्ट हो गई। अब वार ऑफ रोजेस क्यों कहा जाता है कि जो यॉर्क्स थे इनका जो फ्लैग था उसके ऊपर वाइट कलर का रोज़ बना हुआ था, और जो लैंकास्टर्स थे इनके फ्लैग के ऊपर रेड कलर का रोजेस बना था। तो जो उन रोजेस को लेके, क्योंकि वो दो पार्टीज़ के दरमियान वार थी, तो इस तरह इसको वार ऑफ रोजेस कहा गया। इसी मिडल इंग्लिश में किंग जो बनता है वो हेनरी सेवन्थ जो था 1485 से 1509 तक हेनरी सेवन्थ किंग रहा। उसके बाद हेनरी एट्थ का टाइम आया, 47 तक वो किंग रहा। फिर इस टाइम में क्या हुआ कि फेमस एक बहुत बड़ा ऑथर था सर थॉमस मोर, उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क लिखा यूटोपिया, जो बहुत उस टाइम पे फेमस हुआ, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, और यहाँ से रेनेसां का टाइम शुरू होता है। लेट 15 सेंचुरी से 17 सेंचुरी तक ये रेनेसां का टाइम था। अब ये रेनेसां क्या था कि एक्चुअली ये एक बहुत बड़ा चेंज था, आर्ट के अंदर चेंज आया, लोगों की सोसाइटी के अंदर, लोगों के अंदर चेंज आया, और मेन बात ये कि आर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आ गया था। जो सब कुछ पहले जो ग्रीक और रोमन टेक्स्ट जो थे जिन्होंने लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, उसको रिवाइज़ किया गया, ठीक है, उसको रिवाइज़ किया जाने लगा, और ये सारा काम जो था वो उस टाइम पे हो रहा था। और क्या हुआ कि थिएटर्स जो थे, थिएटर खुल गए, जैसे कि मैंने बताया कि पहले बहुत सारी चेंजेस आई, जो चीज़ें पहले नहीं थी वो होना शुरू हो गई। थिएटर्स बन गए जिसमें मिस्ट्री प्लेस जो थे वो परफॉर्म किए जाते थे, मोरालिटी प्लेस परफॉर्म किए जाते थे, इसके अलावा ममर्स प्लेस होते हैं जिसके अंदर डांस वगैरह किया जाता है। तो इस तरह के जो प्लेस थे ये थिएटर्स में बाकायदा परफॉर्म होने लगे, और इनमें जो फेमस प्लेस थे जो उस टाइम पे परफॉर्म हो रहे थे उनमें योग प्लेस, इस तरह के ये एक प्लेस जो थे बहुत फेमस थे, एवरीमन, ऑर्डिनेलिया, तो ये इस तरह के प्लेस जो थे वहाँ पे परफॉर्म हो रहे थे, ये कुछ फेमस थे। उसके बाद टोटल्स मिसलेनी 1557 में ये बुक पब्लिश करवाई गई, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। ये बुक जो थी ये पोइम्स के बारे में थी, जैसे कि पहले पोइम्स की कोई ऊपर कोई बुक नहीं लिखी गई थी। तो ये जो टाइम चल रहा था रेनेसां का, इसके अंदर जब चेंजेस बहुत सारी आई, आर्ट के अंदर भी चेंजेस आई, तो इसी तरह जैसे कि पहले थिएटर्स नहीं थे तो थिएटर्स, अब बुक्स के पोइम्स के ऊपर भी एक बुक लिखी गई जो कि बहुत फेमस बुक हुई और बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल्स मिसलेनी, ठीक है। उसके बाद एलिज़ाबेथ फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड 1558 में ये टाइम पीरियड स्टार्ट होता है। अब यहाँ से एलिज़ाबेथन एज आ गई है, ठीक है। अब इसमें जो मेन मैं आपको चीज़ें बताती हूँ कि आप जब ये सारी हिस्ट्री रीड कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर की, तो इसमें आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपने क्या क्या स्टडी करना है। पहली बात तो ये कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एज कहाँ से स्टार्ट होती है, कौन कौन सी मूवमेंट्स इसके अंदर चली हैं, जैसे कि रेनेसां, लॉर्ड मूवमेंट और 100 ईयर वार, जैसे कि ये वार किस
किस किस कंट्री के दरमियान थी, क्या वजह थी इसकी, तो ये सारी आपको चीज़ें पता होना चाहिए। और ये जो इनके दौरान जो फेमस ऑथर्स आ रहे हैं जिनका मैं बता रही हूँ, या उनके फेमस वर्क्स जो हैं, इनका आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से किस टाइम में कौन से ऑथर्स थे फेमस, उनके वर्क्स कौन से थे। तो मैं एक अलहदा से इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना दूँगी कि जो फेमस ऑथर्स हैं जैसे कि चौसर है, विलियम शेक्सपियर है, इनके कौन कौन से वर्क्स थे और वो किस अबाउट थे। मतलब मेन नहीं, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगी, आपके लिए ईजी कर दूँगी ताकि आपने कोई भी टेस्ट अटैम्प्ट करना है तो आपको इतनी चीज़ों का पता होना चाहिए। अब मैं इस लेक्चर के अंदर ये तो चीज़ें क्लियर कर रही हूँ कि आपको कौन कौन सी एज थी, कौन कौन से ऑथर्स आए, अब उन ऑथर्स के जो वर्क्स हैं वो किस अबाउट है, कौन कौन से फेमस हैं और वो किस अबाउट है थोड़े थोड़े, इस बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूँगी। दोबारा से अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं कि एलिज़ाबेथ फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड, ये एक दोबारा से एक टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1558 में। अब इसमें कौन कौन से फेमस ऑथर्स थे, वाल्ट और अर्ल ऑफ सरे, ये दो फेमस ऑथर्स थे उस टाइम पे। ये लोग एक्चुअली इटली से आए थे। अब ये इटली से बहुत कुछ सीख कर ये इंग्लैंड में आए हैं और यहाँ पे ये लोग लिखना शुरू कर दिया। अब वाल्ट की क्या स्पेशलिटी थी, ये ब्लैंक वर्स लिखता था, ब्लैंक वर्स में राइटिंग लिखता था और ब्लैंक वर्स इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। उसके बाद जो अर्ल ऑफ सरे था, ये एक्चुअली सोनेट पोइम्स लिखता था, ठीक है, ये भी एक बहुत फेमस पोइम थी। अब ये चीज़ें अपने साथ ये कुछ ना कुछ स्पेशलिटी लेकर आए हैं, ये इटली से कुछ सीख कर आए और यहाँ पर इंग्लैंड में ले आए। अब इन्होंने आने वाले जो राइटर्स थे, दूसरे ऑथर्स जो थे, उनकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प की, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको मेन चीज़ बताती हूँ कि जैसे अब एलिज़ाबेथन एज स्टार्ट हो गई है, तो अर्ली एज के अंदर कौन कौन से ऑथर्स थे और लेट एलिज़ाबेथन एज के अंदर कौन से थे, फिर उसके बाद जैकोबियन एज आती है और उसके बाद लेट रेनेसां। पहले तो बात करते हैं कि अर्ली एलिज़ाबेथन एज के अंदर कौन कौन से फेमस ऑथर्स थे। सबसे पहले तो इसके अंदर थॉमस नॉर्टन का नाम आता है और उसके बाद सैक विले, ठीक है। ये लोग एक्चुअली ड्रामाज लिखते थे। थॉमस नॉर्टन जो है, इसने फर्स्ट ट्रेजेडी जो लिखी थी वो थी गॉरबोडक, ये बहुत ज़्यादा फेमस थी उस टाइम पे। अब दूसरी बात करते हैं कि 1576 में फर्स्ट प्ले हाउस जो था वो बिल्ड किया गया लंदन में। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि अब जैसे कि रेनेसां आया है, जो चीज़ें पहले नहीं हो रही थी, आर्ट के अंदर रेवोल्यूशन आया है, जो चीज़ें पहले नहीं हो रही थी वो चीज़ें डेवलप होना शुरू हो गई, थिएटर्स बने, पोइट्री के ऊपर बुक्स लगना शुरू हुई और अब प्ले हाउस भी बन रहे हैं, ठीक है। अब ये आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये जो आपने अभी तो बताया कि ये एलिज़ाबेथन एज चल रही है, अभी आप कह रहे हैं रेनेसां। देखिए, ये रेनेसां एक एक्चुअली एक मूवमेंट है, ये कोई किंग नहीं है जो यहाँ पे जो है वो रूल कर रहा है। एक्चुअली वो एक जस्ट एक मूवमेंट है, वो चल रही है, मतलब कि वो एक ट्रेडिशन आप कह सकते हैं कि वो एक चल रहा है, ट्रेडिशन चल रहा है, एक मूवमेंट चल रही है। अब उसके अंदर जो जिसकी एज आ रही है, मतलब कि जिसका टाइम पीरियड आ रहा है, जो सा किंग आ रहा है, वो बातें अब बता रही हूँ कि उसके दौर में फ़लाँ राइटर्स फेमस थे, फ़लाँ के दौर में फ़लाँ ऑथर जो थे वो फेमस थे और उनके क्या क्या वर्क्स थे। ये चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूँ। अब हमने बात की कि 1576 में जो है वो पहला प्ले हाउस जो था वो बिल्ड किया गया लंदन में। अब उसके बाद हम बात करते हैं लेट एलिज़ाबेथन एज की। इसमें मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ा नाम एडमंड स्पेंसर, ठीक है, ये पोइट्री के अंदर इनका बहुत बड़ा नाम है, बहुत ज़्यादा फेमस पोइट थे ये उस टाइम के। और इनका वो जो फर्स्ट बड़ा वर्क था वो था द शेफर्ड्स कैलेंडर और उसके बाद दूसरा एक था द फेरी क्वीन, ठीक है। ये एक बहुत बड़े पोइट थे अब लेट एलिज़ाबेथन एज के अंदर। उसके बाद इसी टाइम के अंदर जो प्रोज़ राइटिंग में अगर किसी की बात करें, ये पोइट भी थे, प्रोज़ राइटर भी थे, तो ये नाम आता है कि सर फिलिप सिडनी का, ठीक है। इन्होंने एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री ये भी लिखा इन्होंने। इसके अलावा एस्ट्रोफल एंड स्टेला, ठीक है, ये भी इनका ही एक वर्क था। इस लेट एलिज़ाबेथन एज में ही और भी बहुत सारे उस टाइम पे ऑथर्स थे, जिनमें जॉन लिली ये ज़्यादा फेमस थे, थॉमस कार्ड जिन्होंने द स्पेनिश ट्रेजेडी लिखी वो भी बहुत फेमस हुई इनका वर्क, ठीक है। रिवेंज प्लेस लिखे थॉमस कार्ड ने। इसके अलावा क्रिस्टोफर मार्लो टेम्बरलिन द ग्रेट, ये इनका बहुत ज़्यादा फेमस वर्क था उस टाइम पे। मर्डर एक ये भी वर्क था इनका। इसके अलावा थॉमस कैंपियन ये सॉन्ग्स लिखते थे। और सर विलियम शेक्सपियर जो कि बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट हैं, बहुत बड़ा नाम है उनका इंग्लिश लिटरेचर के अंदर विलियम शेक्सपियर का, तो उन्होंने द रेप ऑफ लुक्रेन ये उनका फेमस वर्क था, 1594 में पब्लिश हुआ। वेनस एंड अडोनिस 1593 में ये उनका वर्क जो है वो पब्लिश हुआ। इसके अलावा बेन जॉनसन का बहुत बड़ा नाम है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, इन्होंने जो वर्क लिखा उस टाइम पे एवरी मैन इन हिज ह्यूमर
1598 में जो है वो पब्लिश हुआ, ये बहुत ज़्यादा फेमस था। शेक्सपियर ने अपनी बहुत बड़ी ट्रेजेडीज़ लिखी, बहुत ग्रेट ट्रेजेडीज़ जो थी शेक्सपियर ने, वो 1600 से लेके 1608 तक इन्होंने जो है वो शेक्सपियर ने बहुत बड़ी बहुत अजीम, बहुत ग्रेट किस्म की जो है वो ट्रेजेडीज़ लिखी इस टाइम में। उसके बाद एलिज़ाबेथ की जो है वो डेथ हो गई 1603 में। फिर उसके बाद स्टार्ट होती है जैकोबियन एज। 1603 से 1625 तक का जो टाइम पीरियड था ये जैकोबियन एज का था। इनका जो किंग था वो था जेम्स फर्स्ट, ठीक है। उसने ट्रांसलेट करवाया बाइबल को दोबारा से अपने वर्जन में 1604 से लेकर 1611 तक जो है वो इस टाइम के दौरान जो है वो बाइबल को ट्रांसलेट करवाया जेम्स फर्स्ट ने। फिर उसके अलावा जॉन लिली जो है उसकी भी डेथ हो गई 1606 में, जो कि बहुत बड़ा राइटर था जिसका मैंने आपको पहले बताया। फिर शेक्सपियर ने जो सोनेट्स लिखी हैं 1609 में, ठीक है, इनमें इसने इसके अलावा द टेम्पेस्ट इसका बहुत ज़्यादा फेमस वर्क था। इसके अलावा इसने प्रॉब्लम प्लेज लिखे, रोमांस प्लेज लिखे, ट्रेजेडी कॉमेडी लिखी, ठीक है। और फिर 1616 में जो है वो शेक्सपियर की डेथ हो गई। इसके अलावा बेन जॉनसन जो थे एक बड़े ड्रामाटिस्ट, जब शेक्सपियर की डेथ हुई फिर बेन जॉनसन जो है एक बड़े ड्रामाटिस्ट बन गए शेक्सपियर के बाद, ठीक है। उसके बाद शेक्सपियर के डेथ के बाद उनके एक फ्रेंड ने, उनके साथी ने जो उनके साथ थे, उन्होंने क्या किया कि 1623 में फ़र्स्ट फोलियो पब्लिश करवाया शेक्सपियर का, जिसमें उन्होंने उनके वर्क्स वगैरह को लिखा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जॉन वेबस्टर एक बहुत फेमस ऑथर थे उस टाइम के, ठीक है। इन्होंने वर्क जो लिखा द वाइट डेविल 1612 में जो पब्लिश हुआ, ये भी उनका एक फ़ेमस वर्क था, ठीक है। इसके अलावा अगर रिवेंज प्लेस की एग्जांपल ली जाए तो रिवेंज प्लेस के एग्जांपल में द डचेस ऑफ मल्फी ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, जो कि 1613 में जो है वो पब्लिश हुआ। उसके बाद लेट रेनेसां का टाइम आ जाता है, जिसमें जो 1625 से 1660 तक जो है वो ये टाइम चला, और इस दौरान जो किंग था उस वक़्त वो किंग चार्ल्स फर्स्ट था, ठीक है। और पोइट्री जो उस टाइम पे लिखी जा रही थी वो ज़्यादा से ज़्यादा मेटाफिज़िकल पोइट्री लिखी जाती थी, और मेटाफिज़िकल पोइट्स में जॉन डन का नाम बहुत ज़्यादा फेमस था। उस टाइम पे मेटाफिज़िकल पोइट था ये जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रयू मार्वल, और ये लोग उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस थे, ठीक है। उसके बाद आ जाती है रिस्टोरेशन एज। रिस्टोरेशन एज जो थी, इसका टाइम जो था वो तकरीबन 1660 से 1700 तक का जो टाइम था ये रिस्टोरेशन एज का था। इसमें जॉन ड्रेडन जो था वो उसको एज ऑफ ड्रेडन भी बोला जाता है, क्योंकि ऑथर जो था इस टाइम का बहुत ज़्यादा फेमस था। इसने मोक हीरोइक पोइम्स लिखी, और इसने इंग्लिश पोइट्री को हीरोइक कपलेट भी दिया, ठीक है। उसके बाद हम अगर बात करें फिक्शन और जर्नलिज़म की, तो इसमें जॉन लॉक था, ये एक फ़िलोसफिकल वर्क्स लिखता था, ठीक है। और इसके वर्क्स ने जो अमेरिकन रेवोल्यूशन के थिंकर्स को इसने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया था इसके वर्क्स ने, ठीक है। और इसके अलावा ड्रामास की अगर बात की जाए तो जॉन ड्रेडन ने ड्रामास भी बहुत ज़्यादा लिखे थे इस टाइम पे, और विलियम विकरली जो था उसने भी बहुत ज़्यादा ड्रामास लिखे। और अगर कॉमेडी की बात की जाए तो विलियम कॉन्ग्रीव और जॉन वैनब्रग ये लोग कॉमेडी लिखते थे इस टाइम पे। और कॉमेडी ऑफ मैनर्स की बात अगर की जाए तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स एक्चुअली रिस्टोरेशन एज से ही स्टार्ट हुई थी, और इसमें सबसे जो फेमस वर्क था कॉमेडी ऑफ मैनर्स का वो था शी वुड इफ़ शी कुड, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ऑगस्टन लिटरेचर। ये टाइम स्टार्ट होता है 1700 से 1750 तक का जो टाइम पीरियड था ये ऑगस्टन लिटरेचर था। इसे न्यू क्लासिकल एज भी कहा जाता है, इसे एज ऑफ एनलाइटनमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें जो है अलेक्जेंडर पोप जो था वो इस टाइम का बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट ऑथर था, इस टाइम का बहुत ज़्यादा फेमस, और इसके जितने भी वर्क्स थे वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे थे। जैसे कि रेप ऑफ फ्लॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ा भी हुआ है, ठीक है। और ये जो अलेक्जेंडर पोप था ये मोक एपिक पोइम्स जो है वो लिखता था, और इसके अलावा हीरोइक कपलेट में भी लिखता था। इसने ट्रांसलेट किया जो मेजर क्लासिकल वर्क्स थे उनको इसने इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, ये इसका एक बड़ा वर्क था, ठीक है। इलियड और एंड ओडेसे
इन दो वर्क्स को, ये जो क्लासिकल वर्क्स थे, इनको इसने क्या किया था कि इसने इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट किया, इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। इसके अलावा ओलिवर गोल्डस्मिथ, ये भी इसका बहुत ज़्यादा फेमस वर्क था। अब अगर थॉमस ग्रे, ये भी एज ऑफ इनलाइटनमेंट का एक फेमस ऑथर है, ठीक है। उसके बाद विलियम ब्लेक का सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस और सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, ये बहुत ज़्यादा फेमस था, ठीक है। और रॉबर्ट बर्न्स, ये भी एज ऑफ इनलाइटनमेंट का, ऑगस्टन लिटरेचर का बहुत फेमस ऑथर था, जिसने इसको नेशनल पोएट ऑफ स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके अगर फेमस वर्क्स की बात की जाए, अ विंटर नाइट, ओ माई लव इज़ लाइक अ रेड रोज़, ये भी इसका फेमस वर्क था, ठीक है। अब हम अगर बात करें डेवलपमेंट ऑफ नोवेल की, कि अगर इसी टाइम पे नोवेल की जो है वो डेवलपमेंट शुरू हो गई थी, ठीक है। और जो फर्स्ट नॉवलिस्ट था वो था डैनियल डेफो, ठीक है। डैनियल डेफो जो था वो फर्स्ट नॉवलिस्ट था, और इसका जो फर्स्ट नॉवल था वो था रॉबिन्सन क्रूसो, ठीक है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। उसके बाद रिचर्ड स्टील जो था, ये भी फिर नॉवलिस्ट बना, नॉवलिस्ट था एक उस टाइम पे। और जॉनथन स्विफ्ट, ये ग्रेटेस्ट स्टाइलिस्ट बोला जाता है उसको उस टाइम का। और जोनाथन स्विफ्ट का जो सबसे फेमस उस टाइम पे नॉवल था गुलिवर्स ट्रैवल्स, बहुत फेमस नॉवल है, आज भी हम पढ़ते हैं इसको, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। उसके अलावा सैमुअल जॉनसन, इस एज को जॉनसन की एज भी बोला जाता है, दिस एज इज़ नोन एज द एज ऑफ जॉनसन, ठीक है। और ये जो था ये पोइट्स की लाइफ के ऊपर, उनकी लाइफ जो भी गुजरी थी उनके ऊपर भी वर्क्स लिखता था। इसने एक बुक लिखी थी, एक वर्क लिखा था जिसमें इसने द लाइव्स ऑफ पोइट, ठीक है। इसके अंदर इसने 52 पोइट्स का जो है वो उनकी बायोग्राफी को लिखा था, जिसमें तकरीबन आप अगर इंक्लूड करें तो जॉन डन और ड्रेडन, पॉप, मिल्टन ग्रे, इस तरह के जो ऑथर थे उनके नाम से इसने जो है वो एक वर्क लिखा था उनकी लाइफ्स के बारे में। इसके अलावा अगर इनकी अपनी बायोग्राफी की बात की जाए तो इनके एक फ्रेंड की बुक में, इनके एक फ्रेंड जो है वो उसकी बुक के अंदर इनकी बायोग्राफी हमें मिलती है, जो जिसका नाम है लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन, वहाँ पे इनकी अपनी बायोग्राफी लिखी हुई है, ठीक है। उसके अलावा एडवर्ड गॉबलिन, वो भी इस टाइम का जो है वो बहुत बड़ा नॉवलिस्ट था, बहुत फेमस था, प्रोमिनेंट था उस टाइम पे। और इसने जो वर्क लिखा था, एक नोवेल जो लिखा था, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, ठीक है, ये इसका एक फेमस वर्क था। मतलब अब यहाँ पे डेवलपमेंट भी हो चुकी नोवेल की एज ऑफ इनलाइटनमेंट में। तकरीबन 1700 से 1750 तक के टाइम पीरियड के दौरान क्या हुआ है कि अब नोवेल की भी डेवलपमेंट हो चुकी है, ठीक है। अब जो सैमुअल रिचर्डसन है, इसने पामिला लिखा नोवेल, जो उस टाइम पे फर्स्ट टाइम पब्लिश करवाया गया 1740 में, ठीक है। इसके अलावा इसने एक और नोवेल लिखा क्लैरिसा, जो कि मास्टरपीस वर्क इसका माना जाता है, ठीक है, सैमुअल रिचर्डसन का। इसके अलावा एक और बात की जाए कि हेनरी फील्डिंग ने पामिला नोवेल के रिस्पॉन्स में एक नोवेल लिखा जोसेफ एंड्रयूज, ठीक है, ये उस टाइम पे बहुत फेमस हुआ। इसके अलावा इसने लिखा टॉम जोन्स, जिसका पॉपुलर नोवेल है, ठीक है। और इन फेमस नोवेल्स को लिखने की वजह से ही बिकेम फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल्स, ठीक है। तो ये इंग्लिश नोवेल का फादर बन गया, कौन? हेनरी फील्डिंग। अब हम बात करते हैं रोमांटिसिज्म की। अब एज आ गई है रोमांटिसिज्म की, जो कि 1798 से लेके 1837 तक का जो टाइम था, इस दौरान ये रोमांटिसिज्म की मूवमेंट चली है, ठीक है। इस टाइम क्या हो रहा है कि लिरिकल बैलड्स जो थे वो पब्लिश होना शुरू हो गए, और ये मूवमेंट एक्चुअली रोमांटिसिज्म क्या है? This movement emerged as a rejection of the values and practices of the age of enlightenment with its focus on rationality and reason. ठीक है, glorifying of nature, themes of solitude and imagination and emotion, ये इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करेगी रोमांटिसिज्म। ये एक्चुअली एज ऑफ इनलाइटनमेंट की जितनी भी प्रैक्टिसेस, जितनी भी वैल्यूज़ थी, ये उन सबको रिजेक्ट करती है। इसका फोकस किसके ऊपर है? रैशनैलिटी के ऊपर और रीज़न के ऊपर। अब इसी चीज़ों को फोकस करके, इसी चीज़ों को नज़र में रख कर ये सारे ऑथर्स जो हैं वो उसी चीज़ के ऊपर फोकस करके वर्क्स लिखेंगे। अब इसमें जो है वो 2 टाइप्स की जनरेशन थी। फर्स्ट जनरेशन जो थी, मतलब कि स्टार्टिंग जो इसका पॉइंट था, उस टाइप पे जो यहाँ पे जो ऑथर थे, सबसे पहले तो नाम आता है विलियम वर्ड्सवर्थ का, जो फर्स्ट जनरेशन के ऑथर्स में है। इसने एक पोइम लिखी, आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड, जो कि इतनी ज़्यादा फेमस हुई, आज भी हम उसको पढ़ते हैं, और ये उसका एक मास्टरपीस था, ठीक है। एस टी कॉलेज का नाम आता है, रॉबर्ट सॉथी, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस थे उस टाइम पे।
उसके अलावा अगर सेकंड जनरेशन की पोइट्स की या ऑथर्स की बात की जाए तो लॉर्ड बैरन, ये बहुत ज़्यादा फेमस थे। पी बी शैले, जॉन कीट्स, ये सारे उस टाइम पे रेवोल्यूशनरी पोइट्स थे। ठीक है, अब अगर प्रोज राइटिंग की बात की जाए, प्रोज राइटिंग भी स्टार्ट होगी उसी टाइम पे, जिसमें चार्ल्स लैम का बहुत ज़्यादा नाम आता है। और अगर नॉवेल्स की, जब नॉवेल्स इस टाइम पे लिखे जा रहे थे तो उन नॉवलिस्ट में जेन ऑस्टन, विलियम हैज़र्ड, मैथ्यू आर्नल्ड और सर वॉल्टर स्कॉट। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो रोमांटिसिज्म की एज जो है या मूवमेंट आप कह लें, वो उस टाइम पे ख़त्म हो गई। अब उसके बाद आ जाती है विक्टोरियन एज। ये जो एज थी विक्टोरियन एज, ये 1837 से 1901 तक जो है ये विक्टोरियन एज रही है। क्वीन विक्टोरिया का टाइम रहा है यहाँ पे। और इसमें थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन आई ब्रिटेन में कि जो भी मतलब जो ब्रिटेन था वो एक एग्रीकल्चरल और रूरल सोसाइटी से ट्रांसफॉर्म हो गया एक इंडस्ट्रियल और अर्बन सोसाइटी में। ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज आ गया, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म हो गया ब्रिटेन। अब यहाँ पे अगर पोइट्स की बात की जाए तो एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ये बहुत ज़्यादा फेमस पोइट था उस टाइम पे। रॉबर्ट ब्राउनिंग, ठीक है, एलिज़ाबेथ, और रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है वो एलिज़ाबेथ बैरेट से, ब्राउनिंग से जो है वो उसने शादी कर ली थी। इसके अलावा मैथ्यू आर्नल्ड भी इस टाइम का फेमस पोइट था। मैं टॉपिक को ज़रा थोड़ा सा शॉर्ट कर रही हूँ, तो मेन चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। तो उसके बाद अगर नॉवलिस्ट की बात की जाए तो विक्टोरियन नॉवेल्स जो लिखे जा रहे थे उस टाइम पे, वो चार्ल्स डिकन्स ने नॉवल लिखे, और विलियम मेकपीस, ठीक है, चार्लेट एमिली एन ब्रॉन्टे, ठीक है, जॉर्ज इलियट, मैरी शैले, थॉमस हार्डी, जोसेफ कॉनराड, ये उस टाइम पे फेमस नॉवलिस्ट थे। हार्ट ऑफ डार्कनेस जैसे कि जोसेफ कॉनराड ने लिखा, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा और बहुत फेमस इसका वर्क है। मतलब सारे नॉवलिस्ट जो थे वो उस टाइम से चलते आ रहे हैं और ये इनके वर्क्स जो हैं वो हम आज भी डिस्कस कर रहे हैं और बहुत फेमस नॉवेल्स हैं। उसके अलावा 20वीं सेंचुरी लिटरेचर की बात की जाती है, जो कि क्वीन विक्टोरिया की डेथ के बाद जो है वो जो टाइम स्टार्ट हुआ वो 20वीं सेंचुरी लिटरेचर उसको बोला जाता है। ठीक है, इसमें थॉमस हार्डी और जोसेफ कॉनराड, दोबारा से इनका नाम जो है वो जोसेफ कॉनराड का इंक्लूड होता है। 20वीं सेंचुरी पोइट था ये, सॉरी नॉवलिस्ट था ये। उसके बाद रुडयार्ड किपलिंग जो है वो उसने कॉलोनाइजेशन को सपोर्ट किया और उसने, इसका एक नॉवल है बहुत ज़्यादा फेमस, किम, जो हम आज भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस पोइट था, फेमस उस टाइम पे ये ऑथर था। उसके बाद E.M. फॉस्टर, और इसने लिखा था अ पैसेज टू इंडिया, इसका बहुत ज़्यादा फेमस है। H.G. वेल्स की बात की जाए तो ये साइंस फिक्शन नॉवेल्स जो है वो उसकी बेस पे लिखता था। इसने जो वर्क्स लिखे उसमें फर्स्ट मैन इन द मून, ठीक है, एक तो ये इसका बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके अलावा द इनविजिबल मैन इसने लिखा। तो ये नॉवेल्स की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो इम्पोर्टेंट नॉवेल्स है, इसमें D.H. लॉरेंस ने लिखा द वाइट पेकॉक। ये सारे नॉवलिस्ट का मैं आपको बताती जा रही हूँ। सन्स एंड लवर्स, इसका एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल था D.H. लॉरेंस का। इसके अलावा जेम्स जॉयस ने पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज ए यंग मैन उस टाइम पे लिखा। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की इसके अंदर बात की जाती है। वर्जीनिया वुल्फ, ये भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करती है। जॉर्ज ऑरवेल, ठीक है, और विलियम गोल्डिंग, ये उस टाइम पे फेमस। अब हम बात करते हैं थिएटर ऑफ एब्सर्ड की। वो भी 20वीं सेंचुरी में ही थिएटर ऑफ एब्सर्ड की टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएगी, जिसमें एब्सर्डिटी की बात की जाती है, फजूलियात की बात की जाती है, कि जिसमें कोई कोहेरेंट प्लॉट नहीं होता, जो भी नॉवेल्स ड्रामास थिएटर ऑफ एब्सर्ड की बेस पे लिखे जाते हैं। थिएटर ऑफ एब्सर्ड में सैमुअल बेकेट जो था उसने वेटिंग ऑफ फॉर गॉडो लिखा, थिएटर ऑफ एब्सर्ड की बेस पे लिखा। ये हैरल्ड पिल्टर, ये भी थिएटर ऑफ एब्सर्ड के ऊपर ड्रामास लिखता रहा। इसके अलावा T.S. इलियट ने भी ड्रामास लिखे हैं, और अब इसके अलावा पोइट्री भी इसके अंदर लिखी गई, बहुत सारे ड्रामास लिखे गए। अब हम बात करते हैं मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म। मॉडर्निज़्म जो था इसका टाइम 1901 से लेकर 1999 तक मॉडर्निज़्म चलता रहा है। उसके बाद पोस्ट मॉडर्निज़्म की अगर बात की जाए तो वो 1940 से 2000 तक का जो टाइम था वो पोस्ट मॉडर्निज़्म का था। अब मॉडर्निज़्म और पोस्ट मॉडर्निज़्म के कुछ उस टाइम के फेमस ऑथर्स भी थे जो मॉडर्निज़्म के बेस पे लिखते थे, जैसे कि थॉमस हार्डी, वो मॉडर्निज़्म में लिखता है। हेनरी जेम्स, जोसेफ कॉनराड, W.B. यीट्स, रूपर्ट ब्रूक और जॉन कूपर, ये मॉडर्निस्ट राइटर्स हैं। उसके अलावा पोस्ट मॉडर्निज़्म की बात की जाए तो इसमें T.S. इलियट, एजरा पाउंड, सैमुअल बेकेट, जॉर्ज ऑरवेल, जोसेफ हेलर, ये लोग एक्चुअली पोस्ट मॉडर्निज़्म के ऑथर्स थे।
अच्छा, मॉडर्निज्म के अंदर क्या बात की जाती है? इसमें इंडिविजुअलिज्म की बात की जाती है, एक्सपेरिमेंट्स की बात की जाती है, एब्सर्डिटी की बात की जाती है, सिंबोलिज्म के ऊपर फोकस होता है और फॉर्मलिज्म के ऊपर बात की जाती है। इसमें डार्क पोस्ट मॉडर्निज्म जो होता है पैराडॉक्स की बात की जाती है। अब यहाँ पे हमारी वीडियो जो है वो ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दुआओं में याद रखिए।